नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के चैनल पे। और यहाँ पे हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन जो हमारा एग्जाम गुरुजी चैनल पे चल रहा है, उसके इकोनॉमी के जो हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं उनके पेपर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक कठिन या परेशान करने वाला पेपर होता है कई बार, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट रहना पड़ता है, या एक दिमाग में एक मानसिकता बनी होती है हमारी कि इसमें हमें बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, उन्हें याद करके रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से उसमें नंबर को एक नंबर गेनिंग पेपर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आंकड़ों के में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। हमारे पास अर्थव्यवस्था से संबंधित एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा जानकारी इकट्ठे कर रहे हो, ना तो आपको वित्त मंत्रालय में बैठ करके वित्त मंत्री बनना है, ना तो आपको इकोनॉमिस्ट बनना है। आपको सिर्फ एक सामान्य जानकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित होनी चाहिए, जो आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, कृषि से संबंधित है, सभी जो क्षेत्र हैं हमारे प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र हैं, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण हमारे आते हैं। वहां से हमें एक सामान्य जो हमारा सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं, जैसे सब्सिडी है या उसके जो हमारा पीडीएस वाला पोर्शन है, यहाँ से सरकार की जो भी नई अपडेट्स आई हैं हमें उनको अपने जो नोट्स होते हैं उनमें अपडेट करके रखना है। और हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यदि आपके बेसिक क्लियर हैं और आपके पास उसका अपडेटेड फॉर्मेट है या अपडेटेड डेटा है, तो आप इकोनॉमी में बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने उत्तर को किस प्रकार से लिखते हैं, है ना। आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है मैक्सिमम बच्चों की अलग अलग होती है, क्योंकि उनके पास जो एक सोच होती है, आप यहाँ पे अपनी सोच को लिखते हैं, है ना। उन्होंने आपको सिलेबस दे दिया कि ठीक है सर, हमने आपको सब्सिडी का पोर्शन दिया है। अब आप जब सब्सिडी के बारे में पढ़े हैं तो वहां पे आपको लिखना है, जो वो आपको अपनी सोच, एक नई सोच डेवलप हो जाती है। जैसे जैसे आप इकोनॉमी में जुड़ते हो, अर्थव्यवस्था को पढ़ते हो, आपके अंदर भी एक सोच का विकास होता चला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और हम उन चीज़ों से डेली रूबरू होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा उनका आमना, गरीबी से हमारा सामना होता है। ठीक है, जो भी समस्याएं हैं इनसे हमारा सामना होता है, तो हमारे अंदर भी एक सोच डेवलप होती है। उस सोच को और जो सरकार के आंकड़े हैं या हमारी जो समस्याएं हैं उनके आंकड़े हैं, उनको हम साथ में मिला करके उत्तर पे रखते हैं अपने। तो हमारे पास एक नंबर, अपनी सोच पे नंबर पाने का भी एक अवसर होता है। तो इन्हें हमें हथियार बनाना होता है। जो हमारी डर है, इस डर को हमें खत्म करना है और अपडेट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए उसे अपना हथियार के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, कैसे हम इनमें नंबर गेन करें, प्रश्नों को हम किस प्रकार से पुट करें, ये हम जैसे जैसे प्रश्न हमारे आगे आते जाएंगे वहां पे हम उस परिस्थिति पे हम बात भी करते जाएंगे। ठीक है, हमारा जो एग्जाम गुरुजी में प्रोग्राम चल रहा है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, आप चाहें तो इसको एग्जाम गुरुजी ऐप के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन कर लिया है उन्हें डेली प्रैक्टिस करनी है, और जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो करते भी हैं, तो उन्हें जो पिछले पेपर, हमारे लगभग 33 पेपर हो चुके हैं 33 के अप्रॉक्स, तो आप उनको भी पा सकते हैं, वो भी आपको देने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप 34 नंबर से ज्वाइन करते हैं तो आपको 34 नंबर से पेपर देने को मिलेंगे, है ना। आपको फर्स्ट से ही देने को मिलेंगे। सभी के वीडियो लेक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। आपके पेपर शाम को अपडेट हो जाते हैं, आप वहाँ पेपर देंगे। और सबसे अच्छी बात है, इस सिलेबस को इतना छोटे भागों में बांटा गया है कि आप यदि 2 से 3 घंटे प्रतिदिन निकाल रहे हैं, है ना, 2 से 3 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि 3 घंटे भी आप निकाल रहे हैं तो आपकी तैयारी सनई सनई इस प्रकार से हो जाएगी, एक कछुए की तरह चलते चलते, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने लक्ष्य के कितने नज़दीक पहुंच गए हैं और आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा पेपर काफ़ी दूर होता है ना, उस पर समय मिल जाता है या बाकी चीज़ें चलती हैं, तो हम लोग अपनी पढ़ाई से भी थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि हम डेली 2 से 3 घंटे निकालें और धीरे धीरे अपना चलते रहें, तो हमारे ऊपर अंतिम समय में बर्डन नहीं बढ़ते कि अरे बाप रे, अब 1 महीने बचे हैं, अब तो प्री पढ़ने का समय है, मेंस कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि आपका प्री और मेंस दोनों आपके साथ में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन्हें भी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर हैं। एक आपका
ये 9826 वाला है, दूसरा आपका 9009641144 है। आप इन नंबरों पे सुबह 10 से शाम को 6 बजे के बीच कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको प्रतिदिन आधे घंटे का समय इसमें लिखने के लिए आपको मिलेगा। पीडीएफ आंसर इसके मिल ही रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और आपके जो 59 टॉपिक है उसके अनुसार टेस्ट होंगे, ठीक है। प्री के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अपने इकोनॉमी के पेपर की तरफ चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के उद्देश्य के बारे में बताना। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम की, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को बताइए, ठीक है। मेक इन इंडिया कोई एक योजना नहीं है, वह सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी योजनाओं को, जिसमें आपका स्किल इंडिया भी आता है और आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आता है, ठीक है। आपका बाकी की जो योजनाएं इनकी चल रही हैं, छोटी छोटी विनिर्माण से संबंधित योजनाएं हैं, उनको सभी को सम्मिलित कर करके एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये हमारा 3 मार्कर का प्रश्न है। अब जब हम 3 मार्कर का प्रश्न अटेंड करेंगे, इकोनॉमी में हम जब प्रश्न अटेंड करेंगे तो हर प्रोग्राम या इस प्रकार के जब हमारे प्रश्न आते हैं तो उनका एक स्टार्ट होने का इस कार्यक्रम के शुरू होने की एक अवधि होती है, हमें वो पकड़ना है। दूसरा, इसका हमें यहाँ पे हमसे उद्देश्य की बात कर रहा है, इसके उद्देश्य क्या है। कोई भी कार्यक्रम जब ये आते हैं तो सरकारों के उसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो अब इतने बड़े प्रोग्राम के हम 4 से 5 लाइन तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है कि हमें 10 शब्द में इसको लिखना है। तो अब जो उसके मेन टैग लाइन है, ठीक है, हमें उसके टैग लाइनों को याद रखना है और उसको यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहला जो इसका आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। आपको ध्यान होगा कि जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने उस टाइम पे जनधन योजना, जब 15 अगस्त का इन्होंने प्रोग्राम मोदी जी ने किले पे भाषण दिया था, तो उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना और नीति आयोग को बंद करने का दिया था, ठीक है। नीति आयोग जब आया तो उसने सबसे पहले इसी को बढ़ावा देने के लिए कि किस प्रकार से हम विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ें, आगे बढ़ें, तो पूरे सारे के सारे जितने इनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे वो इसके साथ ऐड करते जा रहे हैं और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इन्होंने एक बनाया, ठीक है। उसमें आपको दिमाग में होगा कि एक शेर है, उसकी एक इमेज उसमें होती है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी सबसे हम पहले प्रारंभ की बात करेंगे, तो प्रारंभ इसकी 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, जो हमारे मूल प्रश्न में हमसे ये बात कर रहा है। जब हमने तारीख बता दी यहाँ पे तो हमारे पास एक नंबर में, हमारे जो नंबर पाने में वजन बढ़ जाता है। अब बात होती है इसमें नवोन्मेष को बढ़ावा मिलता है, यानी इनोवेशंस को बढ़ावा मिलता है। सरकार इसमें छोटे छोटे इन्होंने इनोवेशंस के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये इनोवेशंस के लिए है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को जो नए नए युवा हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो अपना कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो सरकारें उनको सहायता प्रदान कर रही हैं, ठीक है। तो स्किल इंडिया भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। कौशल विकास संवर्धन यानी स्किल डेवलपमेंट, सरकार ने इसके लिए पीएम स्किल योजना एक करके चालू किया है। जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस है कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, वहाँ पे वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है 3 महीने की, 6 महीने की। आईटीआई वगैरह से जो छोटे इलेक्ट्रीशियन है या बाकी चीज़ों में काम कर सकते हैं, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे हम एक लिखाएंगे कौशल विकास संवर्धन, नवोन्मेष को बढ़ावा, और तीसरा हमारा उद्यमशीलता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना, जिसमें स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनका जो अगला प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होगा वो पूरा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 3 नंबर का अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? मूल्यह्रास होता क्या है? जब हमारे किसी पूंजीगत संसाधन में, है ना, जब कोई आप किसी चीज पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या इंडस्ट्री पे आप पूंजी लगाते हो, तो वहाँ पे आप मशीनें खरीदते हो, औजार खरीदते हो, या आप इंडस्ट्री के लिए बड़ी बड़ी मशीनें जो खरीदी जाती है, ठीक है, पूंजी आप जहाँ पे पूंजी लगाते हो, तो वह उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसका उपयोग हो जाता है ना, उसका जब उपयोग कर लिया जाता है तो उसमें कुछ कमियां आती जाती हैं, है ना, वो टूट जाती है या वो पुरानी होती जाती, तो उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, आज आपने उसको 10 लाख रुपए उस पूंजी पे लगाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब वो मशीन का उपयोग हो जाएगा आज से 8 साल 10 साल बाद,
तो उसकी वही वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू नहीं मिलती। वो वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे करके कम होती जाती है। तो ये जो लॉस होता है 10 लाख से हमारी वो मशीन जाकर के कल 1.5 लाख से 2 लाख की कीमत की हो गई, तो ये जो उसमें कमी आती है, उपयोग तो किया गया उससे उससे हमने अपना प्रॉफिट कमाया, उससे सारी चीजें करी, ठीक है, लेकिन उसके जो मूल्य थे उस पर हमारे कमी आती है। जो वो कमी आती है, जो बीच का लॉस होता है, इसी को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। तो मूल्यह्रास क्या होता है कि जब उत्पादन करते समय, ठीक है, पूंजीगत संसाधन हमारे कौन से होते हैं, हमारी मशीन होती है, औजार होते हैं, इनके मूल्य में, है ना, मशीन में धीरे धीरे कमी आ रही है या वो मशीन घिस रही है, उसके पुर्जे खराब हो रहे हैं, तो उसके मूल्य में क्या घिसावट आती है, मूल्य में घिसावट वही आई ना, मशीन में घिसावट आई, मतलब उसकी कीमत, उस मशीन की, उस पूंजी की एक वैल्यू है, वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो कम हो गई। ये जो कमी होती है टूट फूट के कारण भी होती है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे टूट फूट के कारण। तो उसे क्या कहते हैं, मूल्यह्रास या घिसावट कहते हैं, ठीक है। घिसावट हो सकता है थोड़ा सा बोलने में शब्द अच्छा ना लगे, लेकिन मूल्यह्रास उसको हम कहते हैं। मशीन का क्या हुआ, हमने उपयोग कर लिया, अभी वर्तमान सरकार ने जो कार वगैरह है हमारी, ठीक है, उसके लिए भी एक वैकल्पिक नीति लेके आई है कि आप उसको सेकंड हैंड बेचोगे तो वो कंपनियां जो होंगी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो, जिनसे महिंद्रा कंपनी है, टाटा है, ये अपनी गाड़ियां वापस ले लेंगे, आपको एक वैल्यू दे देंगे, लेकिन ऐसी योजना इनमें लगभग नहीं होती है। तो आपकी जो आपने 10 लाख रुपए निवेश किए, 20 लाख निवेश की, जो भी निवेश किया उसमें, उसकी आज के आने वाले समय में उसकी वैल्यू घटनी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यह्रास या घिसावट कहते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि ई नाम या पोर्टल क्या है, ठीक है। ई नाम पोर्टल, आप यदि करंट से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि सरकार ने जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है, किसानों की जो एक मूल समस्या है, उनको अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं या उनका जो उत्पादन होता है, अनाज होता है, उसको बेचना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या, उनके पास उनका एक मार्केट नहीं है। खासतौर से छोटे छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो उसको लेकर के जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं, वहाँ पे भी उनके साथ ब्लैकमेलिंग होती है, या वो अपने मन माफिक रेट नहीं पाते। तो सरकार ने भी एक कॉन्सेप्ट लाया कि अब ई परचेजिंग का समय चल ही रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक वेब पोर्टल का निर्माण किया कि जो भी किसान हैं वो वहीं पे बैठे बैठे अपना चाहे तो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। साथ में उन्होंने अब क्या किया, B2B बिजनेस बनाने के लिए इसमें जो व्यापारी वर्ग है उसको भी जोड़ा कि आप व्यापारी भी इसमें जुड़ेंगे और आप भी रहेंगे, आप अपनी उत्पादन जो आपका अनाज है उसकी वहाँ पे बोली लगवा सकते हैं, उसकी वैल्यू पा सकते हैं। तो किसानों को अनाज बेचने के लिए, ऑनलाइन अनाज अपना बेचने के लिए, उतना उत्पादन बेचने के लिए एक पोर्टल उपलब्ध कराया, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, इसी को हम लोग ई नाम से जानते हैं, ई कृषि मंडी या ऑनलाइन मंडी भी इसको अपन बोलते हैं। इसकी जब हम परिभाषा लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ई मंडी है क्या, ये शुरुआत कब, इसकी 14 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश से ही शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में हमने इसको बताया कि किसान अपनी उपज ऑनलाइन देश की किसी भी मंडी पर बेच सकते हैं, ठीक है। अब वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले सरकार ने अपना डेटा अपडेट किया है कि 21 राज्यों में इन्होंने 1000 मंडियां लगभग इससे अब जोड़ ली है। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सफलता मिल रही है, तो उन्होंने इसको अब आगे बढ़ाया कि 21 राज्यों पर इन्होंने 1000 कृषि उपज मंडियों को इससे जोड़ दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व बताइए। यहाँ पे हमारे पास शब्दों की सीमा है, तो हम ज़्यादा इसमें कुटीर उद्योगों की जो बाकी की जानकारियां हैं या परिभाषा है उस पर हम चाहे तो एक लाइन परिभाषा लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हमें इसके सीधे महत्व पे चले जाना, ठीक है, क्योंकि हमें इस उत्तर को अपने 50 शब्दों में पूरा करना। तो जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुटीर उद्योग की परिभाषा लिखेंगे। कुटीर उद्योग की परिभाषा क्या होती है, ऐसे उद्योग जिसमें परंपरागत वस्तु का उत्पादन परिवार के सदस्यों तथा कुछ वैतनिक श्रमिकों के सहायता द्वारा किया जाता है। तो कुटीर उद्योग होते क्या है, कुटीर उद्योग जो होते हैं कि पहली बात तो ये परंपरागत होते हैं, है ना। आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे यहाँ बुनकर होते हैं या जो बढ़ई होते हैं, लोहार होते हैं, ये इन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों पे, ठीक है,
छोटे छोटे उद्योग, अगरबत्ती का उद्योग है वो भी कुटीर उद्योग में आता है, आज की डेट में काफी प्रचलित उद्योग है। बांस के छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए सरकार इनको प्रमोट करती है, वो भी कुटीर उद्योग में आते हैं। इसमें जो संख्या होती है वो बहुत सीमित होती है, ज्यादातर इसमें परिवार के सदस्य, घर के परिवार के सदस्य होते हैं, यही लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले इसकी हमने परिभाषा दी कि ऐसे उद्योगों को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। अब हमें इसके महत्व के बारे में बात करना है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कुटीर उद्योग में ज्यादातर जो लोग सम्मिलित किए जाते हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनको छोटे छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों या कस्बों में ही, या जो शहर की तरफ डेवलप हो रहे हैं, नगर हैं, वहां पे ही सरकारें कोशिश करती हैं कि हम इनको वहीं पे डेवलप करें या उनको वहीं पे हम प्रमोट करें। ठीक है, तो ऐसे उद्योगों की जो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, तो क्योंकि इसमें एक तो पूंजी की, बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि आपको अगरबत्ती का उद्योग लगाना है तो आप इसको 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए में इसको लगा सकते हो। ठीक है, एक तो पूंजी की कम आवश्यकता होती है, दूसरा इसका जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल इसमें जो यूज किया जाता है वो वहीं पे मिलता है, तो इसमें ट्रेवलिंग जो बीच की है वो भी बचानी होती है। इसीलिए इसको सरकारें कोशिश करती हैं, या जो लोग इसको डालते हैं वो उसी क्षेत्र पे लगाते हैं कि ताकि हमारा जो आवागमन का बीच का पैसा लगना है, ट्रांसपोर्टेशन का, वो हमारा बचे और माल हमें आसानी से, कच्चा माल हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और इसके लिए प्रशिक्षण भी इतना कठिन नहीं होता। एक सामान्य सा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है या जागरूक है वो भी इसमें लग सकता है। ठीक है, और इसमें जो औजार लगते हैं वो भी काफी हल्के लगते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने अपना एक प्रोग्राम चालू किया, हुनर हाट। ये छोटे छोटे शहरों में भी और बड़े बड़े शहरों में भी सरकार एक हुनर हाट, एक बड़े से हाट का आयोजन करती है। उसमें कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोगों को स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, छोटी छोटी दुकानें दी जाती हैं ताकि वो लोगों को हम एक मार्केट उपलब्ध कराएं। पुरानी जो हमारी एक समस्या थी कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई, एक बहुत बड़ी समस्या यही थी कि लोगों को चीजें बनानी तो आती थी लेकिन उनके पास मार्केट उपलब्ध नहीं होता था, है ना। तो अब सरकारों ने आगे बढ़ा और इसके लिए एक मार्केट, एक छोटा सा मेले का आयोजन किया ताकि लोग आए वहां पे और परचेजिंग करें। तो इस प्रकार से क्या होगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब क्योंकि वो लोग इतने शिक्षित नहीं हैं या उनके पास इतना फंड नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने वहां पे उसका निर्माण किया, सरकार ने यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया, उनको एक दुकान प्रोवाइड करी, वहां पे आपको जितना भी अपना बेचना है, सेल करनी है, आप कर सकते हो। और आसपास के जो शहरी क्षेत्र, वहां के लोगों से संपर्क करके आप अपना प्रोडक्ट वहां तक सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे उद्योगों के संचालन के लिए हमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक सामान्य व्यक्ति भी इसका प्रशिक्षण ले सकता है। बांस के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, टुकनियां बनती हैं और कुछ सजावटी सामान बनते हैं, आजकल सोफे और आपकी टेबल चेयर भी बनने लगी है बांस की। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य सा व्यक्ति जो उस कारोबार से जुड़ा हुआ है वो आसानी से सीख जाता है, तो इसके लिए कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। औजारों की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं लगती, बड़ा निवेश नहीं लगता, छोटे मोटे औजारों से इसका काम होता है। सरकार में उसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो पहली बात तो हमारी होगी कि हम यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बताएंगे इन उद्योगों के लिए इसकी आवश्यकता क्या होती है, यानी आवश्यकताएं इसकी बहुत सीमित हैं, तो ये आसानी से लगाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें खेतिहर जो श्रमिक हैं, ठीक है, इसको ग्रामीण क्षेत्र पे जो अभी हमारे यहाँ नीति आयोग है, इन्होंने सजेशन भी दिया था कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को जो सरकार को टारगेट रखना चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों की तरफ रखना चाहिए। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि एक बहुत बड़ी जो हमारी आबादी है देश की, 61% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र पे निवास करती है और वो कृषि पे लगी हुई है। और कृषि पे हमारे यहाँ एक सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो होती है, एक प्रचंड बेरोजगारी, वो हमारे कृषि क्षेत्रों में ज्यादा होती है और उसको एक पारंपरिक तरीके से लोग उस पर लगे भी रहते हैं। ठीक है, कच्चा माल भी इसका गांव में मिलता है, तो क्यों ना हम ऐसे उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाएं, वहां पे हम इसको प्रमोट करें, ताकि जो ऐसे लोग जिनकी आवश्यकता खेती में, अब एक छोटा सा खेत है 1-1.5 हेक्टेयर का, अब उसमें 4-4, 5-5 लोग खेती पे लगे हुए हैं, नई जनरेशन भी लग गई है। यदि उनको हम छोटा सा प्रशिक्षण दे करके उनको उद्योग लगाने की, छोटे मोटे उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने की यदि हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं,
तो वो वहां से हट जाएंगे और बहुत कुछ बेरोजगारी और गरीबी को हम लोग कम कर सकते हैं। बाकी की सुविधाएं तो सरकार उनको दे रही है। तो सरकार ने इसके सबसे पहले जो खेतीहर श्रमिक हैं, इनको अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी इसको ये उनके लिए लाभप्रद है। ठीक है। अब क्या होता है कि अतिरिक्त आय अब केवल जो श्रमिक है या जो उद्योग लगा रहे हैं उनको ही नहीं मिलता। पहले क्या था, जो वन थे, बांस थे, बांस हमारा वनों में आता था, उसकी आपको कटाई के लिए वन विभाग से कई बार परमिशन भी लेनी पड़ती थी यदि आप बड़े स्तर पे लगा रखे हो। तो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले वन को जो वृक्ष है के उससे हटा दिया उन्होंने कि आपको इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वनों भी नई और बांस में भी नई प्रकार के बांस के वो लेकर के आए उन्होंने, बीज लेके आए, उसकी कलम लेके आई कि ये जल्दी से जल्दी तैयार होता है और आपको उत्पादन भी अच्छा देगा। अब गांव में जो जमीनें होती हैं काफ़ी मेड़ वगैरह जो अपने यहाँ बस्ती, वहाँ पे आप चाहो तो इस प्रकार के पेड़ लगा सकते हो, इमरती लकड़ियाँ लगा सकते हो जो इनमें प्रयोग होने वाली हैं। अगरबत्ती उद्योग में बांस का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, बांस के जो बाकी के प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी होता है। तो कुछ जो किसान हैं वो चाहे तो बांस की खेती कर सकते हैं और यहाँ पे जिन्होंने ये उद्योग लगाया है उनको वो वहाँ पे बांस बेच सकते हैं। उनको जब उन्होंने बांस बेचा तो उनकी भी आय हो गई और इनको जो माल मिलना था कच्चा माल वो भी सस्ते दामों में मिल गया। ठीक है। तो हमारा जो अगला बिंदु होगा वो यही होगा, खेतीहर श्रमिकों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है। जो खेती पे डिपेंडेंट है उनकी आय एक सीमित है, तो हमें उन्हें अतिरिक्त आय के स्रोत देने पड़ेंगे। तो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बांस का उत्पादन करने वाला भी इससे जुड़ गया और एक जो गांव का बढ़ई है या लोहार है जिसको ये उद्योग ये डालता है उसको वहां पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो गया। तो कई लोगों का एक जीवन उस पर बन गया। ठीक है। और सरकार ने क्या किया, हुनर हाट का आयोजन किया जहां पे वो आकर के अपने प्रोडक्ट को बेचता है। यदि वो नहीं बेचना चाहता है तो उसने क्या किया कि यहाँ के व्यापारियों से संपर्क किया, उनको अपना पूरा प्रोडक्ट दे दिया, सरकार ने उनको एक मार्केट उपलब्ध करा दिया। ठीक है। तो एक क्रम जो होता है, एक व्यवस्था इस प्रकार से बनाई। अब जब खेतीहर श्रमिक इस पे अपनी आय के साधन पे लग जाएंगे तो स्वाभाविक चीज है कि हमारी जो कृषि भूमि है उस पे 61% जो हमारी पॉपुलेशन इस पे लगी हुई है एग्रीकल्चर पे, उसका जो भार वहां लगा हुआ है वो हम उसको धीरे 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 करके उसको कम कर देंगे। तो इसका अगला पड़ाव जो होगा वो क्या होगा कि कृषि भूमि पर जनसंख्या का जो भार है उसको हमें कम करने में सहायता मिलेगी। ठीक है। अब ये जो उद्योग होते हैं, अब इस उद्योग से हमारा अगला फायदा क्या आना है, इन उद्योगों का विकास देश को संतुलित एवं बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। किसी भी देश का जो विकास है, अब केवल पता चल रहा है कि बड़े बड़े प्लांट डल रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, केवल वो विकास नहीं होता। विकास का संतुलन बहुत आवश्यक है। समावेशी विकास होना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा जो निचली उसमें है, अंतिम पड़ाव पे बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसका भी विकास करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है। तो उसका विकास भी करना जब जरूरी होगा तो इससे देश का विकास क्या होगा, हमारा एक संतुलित विकास होगा। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा आदमी ही सिर्फ बड़ा और अंबानी ही अंबानी होता चला जा रहा है, बाकी की गरीबी में है। ठीक है। इससे आने वाले समय में भी कई समस्याएं खड़ी होती, सरकार के ऊपर भी लोड पड़ता है। इससे क्या होगा फायदा, कुटीर उद्योगों से हमारा एक फायदा ये हो जाएगा कि इससे विकसित देश के संतुलित एवं बहुमुखी विकास के लिए ये आवश्यक है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 11 नंबर का प्रश्न है। यह है कि कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बताएं कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा क्षेत्र को संकट से उभारा जा सकता है। प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें इसमें ध्यान देना है कि ये यहाँ पे कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का हमें यहाँ पे उल्लेख करना है। ठीक है। अब जब हमने उनको चुनौतियां बता दी कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो वो ये बोल रहा है कि ठीक है चलो चुनौतियां बता दिए तो आप हमें उपाय भी बता दो। अब बात करते हैं, हम जब 11 अंक के प्रश्नों को हम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या उस प्रश्न में से संबंधित आपके पास कोई आंकड़े हैं, समस्याएं हैं। ठीक है। चुनौतियां हैं तो चुनौतियों के आपके पास कोई डाटा है या आंकड़ा है या अभी हाल ही की कोई रिपोर्ट है। यदि वो है तो हमें वो वहां पे लिखनी है। ठीक है।
जैसे कि अभी पिछले जितने भी सर ने आपकी क्लास ली होगी उन्होंने आपको बताया कि 11 नंबर के प्रश्नों को लिखते वक्त आपको उसमें भूमिका लिखनी है, फिर इसके बाद प्रश्न मांग क्या कर रहा है वो लिखना है और सोल्यूशन बताना है या उसका कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जब आप ऐसे प्रश्नों को पकड़ते हैं तो आपके पास उससे संबंधित कोई डाटा है, कोई रिपोर्ट है, तो आप उसको भूमिका पे उपयोग करना उसको सीखिए। ठीक है, उसको लिखने का प्रयास करिए। उपाय में या किसी रिपोर्ट में या किसी संस्था ने आपने जो प्रश्न देखा, जैसे कृषि संबंधित बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं जिन्होंने बहुत सारे उपाय बताए, तो आप चाहें तो उन कमेटियों की रिपोर्ट को भी या उन कमेटियों को कोट करते हुए बता सकते हैं कि अभी नीति आयोग ने ऐसा ऐसा सुझाव दिया है। ठीक है, या अभी एक हाल ही में एक समिति बनाई गई थी, किसी के भी नाम से समिति बनाई गई थी, तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए उपाय बताए। ठीक है, स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इन व्याप्त समस्याओं के लिए ये उपाय उन्होंने बताए हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके उत्तर का वजन बढ़ जाता है और आपके नंबरों के बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो सबसे पहले हम भूमिका पे जाएंगे। भूमिका में जिसे हमने लिखा कि विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है। ठीक है, हमने 50 वर्षों की बात करी कि जो भारत का खाद्य उत्पादन है ये कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, 3 पॉइंट, जबकि हमने हरित क्रांति को भी अपनाया हुआ है। हरित क्रांति के दौरान हमारे यहाँ का उत्पादन बढ़ा, 3.7 गुना बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ जनसंख्या में 2.55 गुना की वृद्धि हुई है। लेकिन इसमें जो किसानों की आय है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी भी चल रहा है और हड़तालें भी चल रही हैं। सरकार एक नया कानून लेकर के आई थी, उसमें भी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। किसानों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जितनी आय में वृद्धि होनी चाहिए उतनी तो हुई ही नहीं। ठीक है, और वर्तमान सरकार का लक्ष्य भी है कि हम इनको कृषि की जो आय है हम इसको दुगना कर देंगे, 2024 तक का इनका लक्ष्य है। ठीक है, लेकिन दोगुना कैसे करेंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, कि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों की सबसे बड़ी जो वर्तमान समस्या यही है कि वो यदि वो उत्पादन बढ़ा भी लेता है तो उसका मूल्य तो फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा सरकारें उसको 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए बढ़ा करके सब्सिडी बढ़ा देती है। ठीक है, लेकिन उसकी लागत भी तो बढ़ रही है। जमीन में उसको जो खाद है वो भी महंगे पड़ रहे हैं, सिंचाई उसको महंगी पड़ रही है, अब उसको कटाई भी महंगी पड़ रही है। जब ये सारी चीजें उसको महंगी पड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन आप वहां पे 100 रुपए सब्सिडी बढ़ा रहे हो या 150 रुपए बढ़ा रहे हो, तो वो कब तक सब्सिडी पे डिपेंडेंट रहेगा? तो सरकार क्या करेगी? सरकार इसके लिए फिर अलग अलग क्षेत्रों में उनको अवसर उपलब्ध कराएगी। जैसे उन्होंने ई मंडी का कॉन्सेप्ट लेके आया। ठीक है, अभी तक क्या था कि किसानों का जो अनाज बेचना होता था वो मंडियों में फिक्स था। ठीक है, कि आपको मंडी में ही बेचना पड़ेगा। अब उन्होंने उसको नया कानून लाया था, ऐसा उन्होंने लिखा है कि आप उसको चाहे तो मार्केट में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं, आपको यदि जहां पे अच्छा मूल्य मिले आप वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या, जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना की वृद्धि हुई है। पर आय वृद्धि संबंधी जो भी आंकड़े हैं वो अभी भी हमें निराश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं? जब हम 11 नंबर के प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो हमें बुलेट पॉइंट्स पे फोकस करना है कि जितनी भी बातें हैं, यदि हम 4 से 5, क्योंकि बुलेट पॉइंट में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है हमारा, कॉपी चेक कर रहा होता है, इन्विजिलेटर होता है, तो उसको तुरंत उसका ध्यान जाता है कि ये यहाँ पे कौन सी बात करने वाला है। ठीक है, यानी इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर इसने इसकी बात की, और मोटी मोटी उसको समस्याएं पता है, क्योंकि उनके पास इतना कॉपी चेक करने का समय नहीं है। तो वो बुलेट पॉइंट देख करके अंदाजा लगा लेते कि हाँ चलो यार इसने इन पॉइंट किया, मतलब इसको जानकारी है, तो फिर वो आगे आपके उत्तर को पढ़ने में भी इंटरेस्टेड होगा। तो सबसे पहली चुनौती पे यदि हम आएंगे तो जोत का छोटा आकार। अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पहले संयुक्त परिवार होते थे। ठीक है, संयुक्त परिवार होते थे तो जो जमीनों का आकार था उस समय बड़ा था और सभी लोग एक साथ खेती करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, परिवार धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो जमीनें भी क्या हुई, साथ में घरों में बंटवारे हुए, तो जमीनें भी बढ़ती चली गई। जब पहले 10 एकड़ थी, 5 एकड़ हुई, फिर अब एक परिवार में 3 एकड़ है, अब उसके 2 बच्चे हैं, तो जमीनों का आकार क्या हुआ, छोटा हो गया, 1.5 एकड़। अब हमारे पास जो अभी नया सर्वे आया उसमें 1.5 हेक्टेयर जमीन, 1.5 हेक्टेयर एक छोटी जोत है। अब छोटी सी जोत में, छोटे से खेत में एक
किसान का पूरा परिवार लगा हुआ है खेती करने में, ठीक है, उसके वो लगा है, उसकी बीवी लगी है, उसके बच्चे भी लगे हुए हैं। 1.5 हेक्टेयर की जमीन पे यदि 4 लोग खेती कर रहे हैं तो उनकी आय कितनी होगी या वो कितना लाभ कमाएगा? और उसका कारण क्या है? जोत का छोटा आकार है। अब क्या होगा कि ये कृषि जो होती है ये एक लंबे समय तक, दीर्घावधि तक उस पर रहती है, लेकिन हर चीज का समय होता है, ठीक है। उसने जोत दिया, फिर बो दिया, अब वो बैठा हुआ है खाली। जब खाली बैठा हुआ है तो वो बेरोजगार बैठा हुआ है ना, उसको उस समय का उसको पैसा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो सबसे पहली समस्या क्या है कि बढ़ती जनसंख्या के दबाव में हमारे यहाँ जो जोतों का आकार है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रचंड बेरोजगारी के उपलब्ध हो रही है, मतलब प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे यहाँ, क्योंकि जब किसान बैठा हुआ है, उसके परिवार बैठा हुआ है खाली, तो वो बेरोजगार है, उसकी आय तो बढ़ नहीं रही है। अब वो डिपेंडेंट है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये मौसमी बेरोजगारी है, मतलब ये मौसम पे डिपेंडेंट खेती है। सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, यदि गलती से भी कुछ हो गया, खेती निपट गई, कुछ भी हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तब तो वो फिर उसके ऊपर आगे आने वाली समस्या क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है? वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण में कमी देखी गई। यानी हमारे यहाँ जो जनसंख्या के कारण, ठीक है, जो जोतों का आकार छोटा हुआ है, तो वो आज के समय में 1.5 हेक्टेयर एवरेज हमारे यहाँ छोटी जोत जो खेत थे वो अब छोटे होते चले गए, 1.5 हेक्टेयर के लगभग हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों का परिवार बड़ा है, खेत उनके पास कम है, ठीक। दूसरी समस्या यह है गुणवत्ता युक्त बीजों का अभाव। अभी भी किसान जो है, जो पुराने उनके बीज हैं या जो उनके पास, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण, जो पहले एक सीजन होता था, लंबा समय होता था, उसमें परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन बीज उस स्तर के उपलब्ध नहीं है। जमीनों में भी परिवर्तन हुआ है, उस पे जो उपज है वो पहले से कम हो गई है, ठीक है। अब दुनिया में बहुत तरह के ऐसे बीज आ रहे हैं जिसमें आप अधिकतम उत्पादन कमा सकते हो, ठीक है। नए इनोवेशंस होने चाहिए जिसमें आपको नए नए बीज उपलब्ध कराए जाएं कि आप कम लागत में अधिकतम प्रोडक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो उसको उसकी जो कमी अभाव है वो गांवों में बहुत ज़्यादा है। वो क्या करते हैं कि जो इस साल उन्होंने बीज बोए, उसी को, उसमें से कुछ उन्होंने उत्पादन किया, उसका कुछ हिस्सा बीज के लिए निकाल लिया, अगले साल फिर उसका उत्पादन किया। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास जो दूसरी समस्या है कि उनके पास गुणवत्ता युक्त वाले बीजों की पहुंच ही नहीं है। मार्केट में जो उपलब्ध भी हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं हो, ठीक है। यदि बीज उपलब्ध भी कराया जा रहा है, जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां उपलब्ध भी कराती हैं, कई बार उनको वो प्रोडक्शन नहीं मिलता, जमीन की जो नेचर है, ठीक है, जमीन की जो प्रकृति है उसके अनुसार नहीं होता, क्योंकि किसानों को जानकारी नहीं है कि हमारी जो जमीन है वो किस प्रकार की है, उसमें किस जैविक चीज की उपलब्धता ज्यादा है या हमें कमी है, तो हमें किस प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, कौन से रासायनिक चीजों को उसमें डालना चाहिए, या हमें किस प्रकार के बीजों को इसमें यूज करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो उनको जानकारी का अभाव है। एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा उनके पास उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है। तीसरी समस्या है हमारी सिंचाई सुविधाओं की, क्योंकि हमारे देश की जो खेती है, कृषि है, वो पूरी की पूरी प्रकृति पर निर्भर है। मौसमी खेती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सिंचाई के साधन तो उपलब्ध नहीं है। अब अभी जैसे मध्य प्रदेश में ही आप लेंगे तो मुरैना और ग्वालियर वाले बेल्ट में वर्षा शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है। किसानों को नहीं पता था कि हमारे यहाँ इतनी वर्षा हो जाएगी। अब पता चल रहा है कि बारिश ही नहीं हो रही। जब उनका बुआई का टाइम आया उस टाइम बारिश नहीं हुई, उसके पहले इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, क्योंकि हम लोग प्रकृति पर निर्भर हैं, सिंचाई सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी कभी अल्पवृष्टि हो जाती है, पानी नहीं गिरता। अब आप इधर की तरफ आओगे, यदि मालवा की तरफ आओगे, तो यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सिंचाई की सुविधा भी नहीं है और बारिश भी नहीं होती है। तो ये भी एक समस्या है कि उनको समय पर जब खेती में अपने उन्होंने बुआई कर दी है, उनको उस टाइम पे जब जल की उपलब्धता चाहिए होती है तो वो उनको नहीं मिलती है, या सरकार वहाँ तक सिंचाई की नहरों का विकास नहीं कर पाई है। तो एक समस्या ये भी है कि सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उसका अभाव है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कभी कभी किसानों का नुकसान का भी सामना करना पड़ता है।
अब यहाँ पे हम लिख सकते थे कि इनमें प्राकृतिक आपदाओं का, अतिवृष्टि का, अल्पवृष्टि का इनको नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन हमारे जो उत्तर है उसकी शब्द संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो अब हमें इसे समेटना कितना है, इसे एक लाइन पे समेटना है। दूसरी जो समस्या है वो अगली समस्या हमारी है विपणन की। ठीक है, अब किसान ने क्या किया, उत्पादन तो कर लिया, उत्पादन करने के बाद उसको अपने जो उत्पादन है, उसका जो अनाज है उसको बेचने के लिए मंडियों की जो दूरी है वो या तो बहुत ज़्यादा है, या छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम होती है, उनकी जो एक तो खेती करते वक्त लागत उनकी बढ़ गई। इसके बाद अब यदि वो बेचने ले जाना चाहता है, ठीक है, तो वो जितनी दूर उसकी मंडी है, या जो अब वो ट्रैक्टर में लेके जा रहा, किसी में लेके जा रहा है, तो उसमें उसकी लागत में फिर और इजाफा हो जाता है और उसको वो पैसा वहाँ पे जो मूल्य है वो मिलना नहीं। तो ये भी एक गंभीर समस्या है विपणन की। अब जो गांव में बीज के आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग बिचौलिए कहते हैं, ये भी औने पौने दाम में खरीद रहे हैं। ठीक है, वो भी अब किसान क्या करेगा, उगा तो लिया है ना, तो उसको तो बेचना है, तो बेचने के लिए क्या करेगा, औने पौने दाम में उसको बेच देगा। अब जो विपणन की एक समस्या है सरकार, ठीक है, ऑनलाइन उन्होंने चालू किया है, ई कृषि मंडी चालू करी है, लेकिन क्या वो किसान इतना जागरूक है ना, इतना जागरूक है, एक गरीब किसान आदमी, उसके पास ये सुविधा तो है नहीं कि वो ऑनलाइन बैठ करके रजिस्टर्ड कर लेगा, फिर व्यापारी ढूंढेगा, फिर वहां बेच देगा। जमीनी स्तर पे क्या वो चीजें उस तक पहुंच रही हैं, या उतना जागरूक है, उसको इतना जानकारी है। अभी छोटा सा वैक्सीनेशन है, मालूम है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, बिना वैक्सीन लगवाए कोरोना से नहीं बचना है। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस आए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो लोग डर रहे थे कि इससे हम लोग मर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, कई प्रकार के अफवाहें फैली हुई थी। उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इतनी जानकारी नहीं है, वो ऑनलाइन ई मंडी के बारे में जानकारी कैसे लेगा। तो जागरूकता की कमी है। पहली बात तो सरकार यदि कोई योजना लेके भी आ रही है तो किसान तक जागरूक ही नहीं है, वहां तक जागरूक होगा भी कैसे, एक तो उसके लिए नई है, उसको समझ में नहीं आता है कि पता नहीं मैं कहीं इसमें ब्लैकमेल ना हो जाऊं, हो भी जाते हैं कई बार इसमें लोगों का मिसयूज, लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये भी कमी है। अगली जो समस्या है इसमें है कि पूंजी का अभाव है किसानों के पास। अब क्या हुआ कि जब वो ये सारी समस्याओं को लेकर के किसान अब खेती किया, ठीक है, उसने खेती प्रारंभ करी, हमारी जो अगली समस्या पूंजी का अभाव है उसके पास। अब पता चला कि बीच में प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, उसके लिए फसल बीमा योजना है, मैंने वही कहा उसको जागरूकता और जानकारी की भी, जागरूकता की भी कमी है, उसको जानकारी का भी अभाव है, जागरूक ही नहीं है, जब जानकारी नहीं है तो वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही चीजें। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने खेती करी, खेती करने के बाद क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट में प्राकृतिक आपदा आ गई, आग लग गई खेत में, या बारिश से बेमौसम बारिश हो गई, खड़े खेत होते हैं गेहूं के, निपट जाते हैं। अब ऐसे समय में उसने तो पूरी पूंजी अपनी वहां पे लगा रखी थी, ठीक है, उसने, एक किसान ने अपनी पूरी की पूरी पूंजी वहां लगा दी। अब जब उसने पूंजी लगा दी और प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसकी तो खेती जो थी वो वहीं की वहीं खत्म हो गई। जब वो खत्म ही हो गई खेती, तो अब उस अगली बार वो खेती कैसे करेगा, क्योंकि उसका तो धंधा वही है खेती। तो ये एक बहुत, अब वो क्या हुआ, वो ऋणग्रस्त हुआ। अब वो जाएगा किसी साहूकार के पास, या बैंक तो लोन देना नहीं उनको, तो वो साहूकार के पास जाएगा। साहूकार के पास जब जाएगा तो वो उलझुल ब्याज लेगा उससे, उसको लोन देगा। अब ऐसे में क्या होगा, वो ऋणग्रस्त हो जाएगा। जब ऋणग्रस्त हो जाएगा, फिर पता चला अगली बार खेती करने बैठा, करेगा तो खेती ही, फिर खेती किया, उतना उत्पादन ही नहीं हो पाया समय में, पता चला उस बार बारिश ही नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो फिर उसकी खेती निपट गई, या उतना उत्पादन जिस स्तर पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया उसको। तो अब वो क्या करते हैं, ऐसे में वो धीरे धीरे, अब बाकी के उनके पारिवारिक खर्चे अलग हैं, अपने उसको बच्चे को भी पढ़ाना है, या तो किसी का ब्याह करना है, मकान भी बनाना है ना। तो अब वो धीरे धीरे इतना ऋणग्रस्त हो जाते हैं कि हमारे देश में किसानों की आत्महत्या करने की जो एक संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब वो आत्महत्या अपनी खेती जो होती है, उनकी कृषि होती है, उस पर घाटे के कारण ही करते हैं। उनकी जो निजी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी उनकी वहीं से होनी है, जब वो पूर्ति नहीं हो पाती तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हमारे जो कृषि क्षेत्र है इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है,
हमने सरकार को यहाँ पे हमने इनसे प्रश्न पूछा, तो वो हमने उनको बता दिया कि भाई समस्या ये है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे इस क्षेत्र को संकट से उभारा जा सकता है। ठीक है, समस्या को आप बुलेट पॉइंट में बताइए। अब जब इनके उपाय बताने हैं तो अब हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि शब्दों की सीमा निश्चित है, हमें इसको 100 शब्दों में इसको लिखना है। तो अब हम बुलेट पॉइंट पे ना आकर के जो मोटी मोटी हैं इसके उपाय हैं उनको हम लिखेंगे। या सरकार जब आप उसके उपाय बता रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार इस पे कुछ काम कर ही नहीं रही। ठीक है, सरकारें भी काम कर रही, सरकारें भी योजनाएं लेके आती हैं। ठीक है, जमीनी स्तर पे उनको पहुंचने में समय लगता है। तो अब हम जब उपाय बताएंगे तो इसके बाद सरकार के योगदान को भी बताना, या सरकार की जो उपाय कर रही है, हमने अपने उपाय बता दिए वो अलग है, वो तो हमें बताने ही है, लेकिन सरकार के उपायों को भी हमें बताना है कि सरकार ने ये योजनाएं इसलिए चालू करी हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसको जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसको मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है, इसको समस्या भी पता है, उपाय भी पता है, और यह व्यक्ति स्वयं जागरूक है, यानी ये जानता है कि सरकार इस पे ये काम कर रही है ना। तो आपको जो नंबर मिलने हैं वो नंबरों की, आपके मिलने की जो संख्या है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले है कि जब किसान है वो डिपेंडेंट किस पे हो गया, एक खेती पे हो गया। अभी हमने कुटीर उद्योग पे बात करी थी। इस कुटीर उद्योग भी एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार चाहे तो किसानों की आय को बढ़ा सकती है। कुटीर उद्योग में जो उद्योग लगाएगा उसकी तो ठीक है आय बढ़ेगी ही, उससे संबंधित जो कच्चा माल होगा। ठीक है, क्यों नीति आयोग या बाकी के जो समितियां बनी उन्होंने बोला कि छोटे उद्योग या लघु उद्योग, ये मझोले उद्योग तक को वो लोग कह रहे हैं कि आप इनको छोटे शहरों पे लगाओ जो गांव से सीधे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्ट है। उसका क्या होगा कि जो कृषि पे लगे हुए लोग हैं उनके परिवार में जो अभी एक नई जनरेशन है या योग्य हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे, थोड़े बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनको उस पर रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे उनके ऊपर एक कर्ज होता है या सीधा सीधा कृषि पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी हमें धीरे 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 कम करनी। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे कि अब हम कृषि को मिश्रित खेती की तरफ लेके जाएं, है ना। मिश्रित खेती में क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है कि पशुधन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है। यानी आपको हर क्षेत्र में, अब मत्स्य पालन वाला व्यक्ति मत्स्य पालन करेगा, हर व्यक्ति तो पशु रखना नहीं है, क्योंकि अब सभी के सभी पशु रखने लगेंगे, सभी के सभी डेयरी उद्योग में लग जाएंगे, तो फिर डेयरी में समस्या खड़ी हो जाएगी उनको। दूध का उत्पादन काफी हो जा रहा है, उतनी खपत नहीं है तो मूल्य नहीं मिलेगा। अभी ऐसा देखने में भी आ रहा है, जो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र पे, डेयरी उद्योग पे भी यही एक समस्या हो रही है कि इतना ज्यादा लोग डेयरी उद्योग पे लग गए कि पता चला कि अब दूध भी अच्छा खासा हो रहा है तो मूल्य मिलना, क्योंकि बाजार में उसकी उपलब्धता ज्यादा बढ़ गई, बाजार में उस प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया तो मूल्य नहीं मिलेगा, स्वाभाविक चीज है, लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रहा है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई पशुधन, मत्स्य पालन, इन क्षेत्रों को योगदान को देखते हुए आवश्यक है इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए। तो हमें सबसे पहले उपाय बताना है कि किसानों को, कुल मिलाकर के हमें यहाँ पे ये कहना है कि किसानों को कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशु, मत्स्य पालन या जो छोटे उद्योग होते हैं या मिश्रित खेती होती है, इसकी तरफ भी हमें इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इनकी अतिरिक्त आय के साधन भी बढ़ें। यदि उधर उनको नुकसान हुआ है प्राकृतिक रूप से या किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ है तो उसकी वो भरपाई वहां से वो कर सके। ठीक है, दूसरी हमारे समस्या है कि जो हमारा बजट होता है कृषि क्षेत्र में, हालांकि इस बार उन्होंने बढ़ाया है, कृषि क्षेत्र में जो बजट होता है वो उसका एक बहुत कम प्रतिशत उस पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी अनुसंधान पे हमारे नए बीजों का जो अनुसंधान है वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी से किसानों को अपडेट नहीं किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटीज तो हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग सभी संभागों में है, मध्य प्रदेश के तो लगभग सभी संभागों में है, बाकी राज्यों में भी है, तो वो नवाचार उस पर कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप जो कृषि अनुसंधान है, ठीक है, इसको आप बढ़ा करके 1% के आसपास आप इसको ले जाओ। मतलब आप वहां पे आप बजट उन्हें उपलब्ध कराओ कि आप नए बीजों की खोज करिए, कृषि के नई तकनीकों की खोज करिए, बागवानी के क्षेत्र पे नए सब्जियों के बीजों की खोज करिए, ताकि उनको प्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, जो परंपरागत रूप से बीजों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें उनको उतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा
मिल सके। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने उसको मिश्रित खेती पे लगाया, इसके बाद हमें अनुसंधान की ओर बढ़ना है कि हाँ हमने दूसरी समस्या वहां पे दी थी, अब वो हमें उसको यहाँ पे सोल्यूशन बताना है। तीसरी है, हमें इसमें आधुनिकता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को जो किसान के बच्चे हैं या उस क्षेत्र पे कोई काम करना चाहता है तो स्टार्टअप इंडिया जैसे हम उनको स्टार्ट करने के लिए बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं उद्यमिता को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जैसे जो लगते हैं उनको आप ग्रामीण क्षेत्रों पे लगाओ, लोगों को उससे जोड़ो। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा अलीराजपुर पे सीताफल की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, अलीपुर राजपुर झाबुआ की तरफ होती थी। तो अब वो सीताफल जो मार्केट पे लेके आते थे, टोकनी पे लाए उन्होंने, ला करके वहाँ पे रख दिया, तो उसकी प्रति सीताफल की कीमत कितनी होती थी, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये मिलते थे, सीधे टोकरी पे रखे हुए हैं। क्योंकि आप भी बार्गेनिंग करोगे, ठीक है, आप देखे होगे सब्जी वाले आए रखे, वो रोड किनारे बैठ गए, तो आप उनसे बार्गेनिंग करते हो। लेकिन सरकार ने या जो वहाँ पे कुछ एनजीओज वगैरह ने काम किया, उन्होंने क्या किया कि उसकी पैकेजिंग स्टार्ट करवा दी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप इसकी पैकेजिंग चालू करो। तो अब क्या हुआ कि उसको बाकायदा उसको पैकेजिंग करके बड़े प्रॉपर तरीके से, जैसे सेव आते हैं आपके, उसमें छोटे छोटे स्टिकर लगे होते हैं, उसको बहुत सुंदर बना दिया जाता है। जब सुंदर हो गया वो, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। रघुराम राजन साहब ने भी एक बार कहा था कि एक ठेले में डोसा लगाने वाला जब उसको प्रेजेंटेशन को चेंज करता है ना, उसको जब प्रस्तुत करता है, प्रस्तुतिकरण में बदलाव लेके आता है, डोसे को अच्छी थाली पे रखता है, उसके साथ चटनी की छोटी छोटी कटोरियां रखता है, और वहां पे बैठने की व्यवस्था अच्छी करता है, तो वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। यदि अव्यवस्थित रखेगा, किसी भी प्रकार से देगा, तो वो उतना मूल्य मांगने का हकदार नहीं होता, क्योंकि जो खाता है वो उसको भी देखता है, प्रेजेंटेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करो, आप जो सीताफल है उनको इन्होंने पैकेजिंग करवा करके प्रॉपर तरीके से, इसको जो बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करवाया। जो सीताफल 5 रुपए का जाता था, तो 10 सीताफल 50 रुपए के जाते थे, अब वो 150 से 200 रुपए में पूरे के पूरे पैकेट जाते हैं, उसके अंदर 7 से 8 सीताफल होते हैं, उसको नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, तो उनको वो मूल्य मिलने लगा। यानी उन्होंने क्या कहा कि भाई आप उसको, उद्यमिता को आपको बढ़ावा देना होगा। ठीक है, अब दूसरी साथ में कृषि क्षेत्र पे जो एक नई जनरेशन है, उसको वहाँ पे आपको इंटरेस्ट बढ़ाना होगा। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि मालूम है कि हम यदि ऑर्गेनिक इसके वेजिटेबल्स का बिजनेस करें, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का करें, ऑर्गेनिक इसका उत्पादन करें, एग्री प्रोडक्ट्स का, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर करेगा कौन? आपको जो एक यदि कोई यंग है, एंटरप्रेन्योर है कोई, वो करना चाहता, तो आपको उसको भी कुछ ना कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी, उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में घाटा होगा, बाकी काम देख लेंगे, आप वहाँ पे लगाओ, आपको वहाँ पे जो सुविधाएं चाहिए होंगी वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप लोग वहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं आप वो चालू करिए, किसानों को अपडेट करिए। क्योंकि क्या होगा कि भाई एक ग्रामीण क्षेत्र पे यदि एक कोई स्टार्टअप करता है, वहाँ पे एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की या उसने स्टार्ट किया, तो आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट होते हैं, है ना, कुछ नया हो रहा है, तो किसान भी इस तरीके से क्या होगा, अपडेट होगा, और वो भी नए तरीकों को अपनाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा, कृषि अनुसंधान एवं विकास में नूतन प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिसमें सूक्ष्म कृषि, उच्च पोषक और प्रसंस्करण किए जाने वाली किस्में, जलवायु प्रतिरोधक प्रौद्योगिकियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि, बाजार परामर्शों के लिए साइबर कृषि भौतिक प्रणालियां विकसित हो सके। तो कुल मिलाकर अभी हमने जितना समझा था उसको हमें एक लाइन पे, यहाँ पे एक एक शब्द में समेटना है कि ये चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। अब हमने अपने उपाय तो सुझा दिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सरकार इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आ रही है। तो सबसे पहली सरकार की, जो हमने 3 मार्कर में भी देखा था, राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम लेकर के आई है। इसमें इन्होंने ई मंडी प्रारंभ करी है कि किसान वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपना जो भी प्रोडक्ट होता है वो सेल करते हैं। एक तो सरकार ने ये भी प्रयास शुरू किया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपये किसानों के खाते में जाते हैं, 3+3 का है कुछ रेशियो, है ना। राज्य सरकार भी इसमें दे रही है और केंद्र सरकार भी दे रही है। ये देखने में एक छोटी राशि है, लग सकता है कि 6,000 रुपये में क्या होगा, लेकिन और भी योजनाएं हैं साथ साथ, उन्हें उसको उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये एक उनके लिए बैकबोन का काम करता है। ठीक है,
दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमने उनको प्राकृतिक आपदा की समस्या बताई थी, उसके लिए भी सरकार फसल बीमा योजना लेकर के चालू कर रखी है, जिसपे कि उनको जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें उन्होंने वो भी इंक्लूड किया है कि खेत कटने के बाद यदि उस पर आग लग जाती है फसल पे या कुछ हो जाता है तो उसको भी उस पर मेंशन किया जाएगा। लेकिन कई बार इसके जो पेमेंट होते हैं, इसको पैसा पाने में किसानों को स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सिंचाई योजना हमारे यहाँ बहुत समय से चल रही हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। तो सरकारें इसके लिए ये प्रयास कर रही हैं। जब हम इस प्रकार से, जब अर्थव्यवस्था से संबंधित जब भी हम प्रश्नों को पुट करेंगे, 3 मार्कर के प्रश्नों को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि यदि वह कोई योजना पूछ रहा है तो योजना कब से प्रारंभ की गई, इस पे हमें ध्यान देना है। दूसरा, उसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारे पास शब्दों की सीमा भी है, तो बहुत ज्यादा बड़ी लाइनों की बजाय हमारे अंदर समझ होनी चाहिए, लेकिन उस समझ को हमें एक सीमित शब्दों में रखना है। ठीक है। तो आपके जो शब्दों का चयन होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है। आप उसका प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि यदि कोई योजना है तो योजना कब से प्रारंभ की गई, डेट नहीं याद आ रही है तो आपको प्रारंभ वर्ष पता होना चाहिए। ठीक है। अब इकोनॉमी में ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो या तो करंट से जुड़े हुए कोई इशू आते हैं या कोई कीवर्ड्स चल रहा होता है वो आ जाता है, तो ऐसों के बारे में हमें थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1 लाइन 2 लाइन पे हम उस बात को वहां पे खत्म करके उसका उदाहरण दे देंगे। ठीक है। इसके बाद जब डिफिनीशन आती है तो आप सीधे सीधे डिफिनीशन दे देंगे। ठीक है। 5 नंबर के प्रश्नों पे हमारे पास वहां पे शब्दों की सीमा जो है एक निर्धारित है, वहां पे हमें अब उतना ही लिखना है जितने की हमें वहां पे बताने की आवश्यकता है। अब हम कहानी नहीं लिख सकते, है ना, हमें वहां पे कहानी नहीं लिखनी है, सीधी सीधी जो टू द पॉइंट है वो बात करनी है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में जब आपको पास आंकड़े होते हैं, ठीक है, आप आंकड़ों का या जो सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं से संबंधित सरकार के परिणाम हैं, आप उनको लिखने का प्रयास ज़्यादा करिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े। क्योंकि जैसे ही आप सरकार के या आंकड़े आए हैं या किसी समिति ने या किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है या वैश्विक संस्था ने भारत की समस्याओं को बताया कि भाई इसमें ये समस्याएं हैं, इतने प्रतिशत लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र में इतने प्रतिशत लोगों को डिपेंडेंट हैं, तो बेरोजगारी इस समय पे काल पे ज्यादा होती है। जब आप ऐसी बातें लिखते हो तो आप नंबर ज्यादा गेन करते हो। ठीक है। 11 नंबर पे जब हम आएंगे तो 11 नंबर पे आते वक्त भूमिका लिखते वक्त, ठीक है, कायदे से देखिए, इतिहास पे आप भूमिका लिखते हो तो उस वहां पे लिखने का तरीका अलग होता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिखते हो तो आर्टिकल्स का यूज करते हो। ठीक है। आर्टिकल से संबंधित कोई प्रश्न आया है तो उस पर आप आर्टिकल्स को कोट करते हुए भूमिका बना सकते हो वहां पे, या ऐतिहासिक व्यक्तित्व है कोई या ऐतिहासिक बात है तो उसको कोट करते हुए बना सकते हो। लेकिन आप जब इकोनॉमी बनाओगे तो आपको जो आंकड़े हैं, ठीक है, उस पर बात करनी होगी। तो ऐसा नहीं कि अब हमें आंकड़ों का जंजाल इकट्ठा कर लेना है, नहीं, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस से संबंधित बहुत ही सीमित चीज़ें होती हैं जिनसे हमें अपडेट रहना है। उनके हमें आर्थिक सर्वेक्षण हमारे आते हैं, कई मैगजीन्स आती हैं जो कि आपकी इसकी प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिक विशेषांक आता है, वहाँ से सिर्फ हमें काम की चीज़ों को अपने नोट्स पे लिख लेना है। ठीक है। 1 बार 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है। तो अब जब आप भूमिका लिखेंगे तो भूमिका लिखते वक्त आपको 2 से 3 लाइन में इस बात को ख़त्म कर देना है। अब आगे बढ़ोगे जब आप उत्तर लिखने के लिए, तो जैसे इसमें था, समस्याएं थी, आपने समस्याएं बता दी, उपाय बता दिए। समस्याओं और उपाय से संबंधित मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि यदि आपके पास किसी कमेटी की रिपोर्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण में उसका जिक्र हुआ है, बजट में जिक्र हुआ है, तो आपको उसको कोट करना नहीं भूलना है कि वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने इतने प्रतिशत किसानों के उसमें बजट में बढ़ाया है, या वर्ष इतने में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किसानों की आय में इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको कोट करने से क्या होता है कि ये मालूम होता है कि हाँ, ये छात्र अपडेटेड है। ठीक है। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। हम मिलेंगे अगले जो हमारा पेपर है, 35 नंबर का पेपर है, उस पर मिलेंगे। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग इसको कोशिश करिए कि ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा, उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि अब
ये फील हो रहा होगा कि उनकी लगभग 60% प्रिपरेशन प्री की भी हो चुकी है और मेंस की भी हो चुकी है। ठीक है, क्या है कि सिलेबस का जो इसका जो टाइम टेबल है वो बहुत लंबा है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे इतने टॉपिक में बांटा गया है कि आपकी तैयारी आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब पूरी हो गई। आपको कछुए की तरह हमेशा चलते रहना पड़ेगा। यदि आप नहीं चल रहे हो, सोचते हो कि ठीक है मैं लास्ट में चल लूंगा, तो देखो हाफ दोगे, है ना। पिछला जो अभी पेपर आया है प्री का, उसके हिसाब से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंस भी कैसा होने वाला है, और होना भी चाहिए, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे जो 2 नंबर हैं इन पे आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और जो रेगुलर उसको नहीं दे रहे हैं आप इसको दीजिए, है ना। तब फिर हम अगले पेपर पे मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।